क्रोमोसोमल एब्रेशंस और उसमें हमने स्टार्ट किया था चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, और उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर में आपके पास जो है दो तरह की फिर फर्दर टाइप्स आती हैं, जिनमें आपके पास है एनयूप्लाइडी एंड यूप्लाइडी, और उसमें भी फिर हमने बात की थी कि एनयूप्लाइडी में डिलीशन भी हो सकती है, मतलब डिलीशन से मुराद कि कंप्लीट क्रोमोसोम का मिस हो जाना और या कंप्लीट क्रोमोसोम का ऐड हो जाना, ये एनयूप्लाइड ही, और कंप्लीट सेट का ऐड हो जाना, पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम का ऐड हो जाना, इसको हम कहेंगे कि अब वो यूप्लाइडी में आ जाता है। और फिर एनयूप्लाइडी को डिपेंडिंग ऑन कि आया क्रोमोसोम उसमें से मिस है या ऐड है, यू कैन फर्दर डिवाइड इट इनटू depending on the number of the chromosome added or deleted. It can be hypoploidy if missing, and it can be hypoploidy if added. एंड फिर अगेन उसमें से अगर एक मिस है तो मोनोसोमी, दो मिस हैं तो नलीसोमी, एंड हाइपर में भी इस तरीके से एक ऐड है तो ट्राइसोमी कंडीशन हो जाएगी, दो ऐड हो जाएंगे क्रोमोसोम तो टेट्रासोमी कंडीशन हो जाएगी। यानी नॉर्मली डिप्लॉयड में जो है वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर उसके 3 होमोलोगस क्रोमोसोम हो तो ट्राइप्लॉइडी हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर उसमें 4 उसके सेट्स हों तो फिर वो टेट्राप्लॉइडी हो जाएगी। इनका आपस में भी डिफरेंस की हमने एक जो स्लाइड देखी थी जिसमें हमने इनका आपस में भी कंपैरिजन किया था, फिर आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी कि जिनके जरिए आप भी देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो क्या जैसे ह्यूमन में सिंड्रोम्स हैं जो कि क्रोमोसोम की एडिशन या कुछ पार्ट के एडिशंस की वजह से जो है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हो जाए तो उसकी वजह से वो आती हैं। क्लिनफेंटर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, टर्नर की एग्जांपल दी थी। आज हम ज्यादा फोकस करेंगे अबाउट यूप्लाइडी और इसके कॉजेस, यानी कि चाहे वो यूप्लाइडी में कोई टाइप्स हैं ज्यादा पूरा का पूरा सेट ऐड हो रहा है, या एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, या एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, तो उनकी रीजंस क्या हैं। तो मेन रीजन बेटा इस सब की जो है ना वो नॉन डिसजंक्शन है। हम जानते हैं ना कि ड्यूरिंग मियोसिस जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेंट्रोमियर से सेपरेट होते हैं, उनके क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं जो कि बाद में एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम के तौर पे बिहेव करते हैं। अगर ये सेपरेशन नहीं होती, अगर इनकम्प्लीट आप कहने के सेपरेशन हो, अगर इनकम्प्लीट एक दूसरे से ये सेपरेट हो, या ये कि कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाए, और बजाय कि ये कि सेंट्रोमियर से डिवाइड होने की कि दो एक क्रोमेटिड एक गेमीट के पास जाए और एक क्रोमेटिड दूसरे गेमीट के पास जाए, दोनों एक में चले जाए, एनी केस ऑफ नॉन डिस्जंक्शन तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉन डिस्जंक्शन है, यानी कि ये डिस्जंक्ट नहीं हो रहे, इससे सेपरेट नहीं हो रहे जो कि नॉर्मली होने चाहिए। तो उस सूरत हाल में ही फिर हमारे पास ये केसेस आते हैं कि किसी में मिस हो जाता है, किसी में ऐड हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं पूरे क्रोमोसोम के सेट की ऐड होने की, तो उसमें भी फिर हमने मेरे ख्याल है पहले भी हमने इसका जिक्र किया हुआ है कि जो है जब हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था, सेल साइकिल में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे मैंने बात की थी कि पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपकी जो प्रिपरेशन है सेल की डिवीजन की तरफ ले जाने की, उसमें क्या वो करता है अपने डीएनए को डबल कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। तो रेप्लिकेशन हो जाए, लेकिन रेप्लिकेशन होने के बाद वो डिवाइड ना करे सेल, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका जीनोम जो है वो डबल हो चुका होगा, जितना पहले था उससे डबल हो चुका होगा, और लेकिन वो डिवीजन में नहीं गया, वो सेल जो है वो डिवीजन में नहीं गया। तो क्या है कि उसकी फिर जो प्लाइडी है नंबर वो चेंज हो जाएगा, अगर वो पहले 2n था तो अब वो 4n हो चुका होगा, अगर अगर वो पहले n था तो अब वो 2n हो चुका होगा। इस तरीके से ये चीज हम फोर्सफुली भी कर सकते हैं। आपने मेडिसिन का नाम सुना होगा कॉल्चिसिन, जो कि इंटरफेयर करती है माइटोटिक स्पिंडल्स में, और माइटोटिक स्पिंडल्स में जब इंटरफेयर करेगी तो वो डिवीजन को नहीं होने देगी। तो इस तरीके से भी मतलब रेप्लिकेशन हो जाए और डिवीजन ना हो, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि पूरा का पूरा सेट जो है क्रोमोसोम का वो ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। और ये लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताई थी इसके बारे में, ट्राइसोमी की एग्जांपल दी थी, और ये कैरियोटाइप दिखाया था फेमिलियर डाउन सिंड्रोम का। मैंने पोलीप्लाइडी और एनियोप्लाइडी को हमने आपस में कंपेयर किया था। मैंने कहा था ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जस्ट वन क्रोमोसोम ऐड होना और एक पूरे सेट का क्रोमोसोम का ऐड होना
पूरा सेट होगा तो ट्राइप्लाइडी है, 1 क्रोमोसोम ऐड होगा तो वो ट्राइसोमी है। और इसी तरीके से अगर एक क्रोमोसोम डिलीट होगा तो वो मोनोसोमी है। और ये भी मैंने आपको मोनोसोमी और नलीसोमी का भी डिफरेंस बताया था कि मोनोसोमी का मतलब ये है कि डिफरेंट जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें से एक एक जो है वो अगर आपका क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डबल मोनोसोमी। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर जो है वो डिलीट हो जाए क्रोमोसोम का तो वो नलीसोमी कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस है, हालांकि दोनों में ही केस में ओवरऑल जो इंडिविजुअल है उसके 2 क्रोमोसोम लॉस्ट हुए हैं, लेकिन दोनों की जो आप कह लें कि जो उसकी रीजंस हैं और जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो डिफरेंट होंगे। जी बेटा। तो नेक्स्ट हमने ये जो बात की थी एन्यूप्लाइड्स कंडीशंस ह्यूमंस में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि एन्यूप्लाइड्स ह्यूमन में उसकी पूरी एक आप कह लें कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि टेबलेटेड फॉर्म में इसको किया हुआ है कि ट्राइसोमी जो है ह्यूमन में जो कि डाउन सिंड्रोम का बायस बनती है, इसकी फ्रिक्वेंसी ह्यूमन में 1/800 है। अगर 800 इंडिविजुअल्स हैं तो उनमें से एक में होने के इसके चांसेस मौजूद रहते हैं। इसी तरीके से ट्राइसोमी जो 18 नंबर क्रोमोसोम की है वो 1/6000 मतलब 6000 इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें से एक को ट्राइसोमी बिकॉज ऑफ 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है दैट कैन बी हैपन। देन इसी तरीके से ट्राइसोमी बिकॉज ऑफ 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 2 की बजाय 3 हो जाएं तो दिस कैन बी हैपन इन 15,000 इंडिविजुअल्स में से एक में इसकी होने की, मतलब ये ज्यादा रेयर है एज कम्पेयर टू 21 जो है ये ज्यादा कॉमन है। और इसकी 21 क्रोमोसोम अगर ट्रिपल हो जाता है तो इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, और 18 अगर ट्रिपल हो जाता है तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है, और पेटू सिंड्रोम होता है इन केस ऑफ ट्राइसोमी ऑफ 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आगे उनके करेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन है, अबनॉर्मल पैटर्न ऑफ पाम क्रीजेस हैं, हथेलियां जो हैं उनकी जो लकीरें हैं वो अबनॉर्मल उनका पैटर्न होता है। स्लांटेड आईज होती हैं, मतलब आंख जो है वो अपनी नॉर्मल हद से ज्यादा फैली हुई लगती है आपको, और चिपकी हुई और फैली हुई। फ्लैटेंड फेस है, और शॉर्ट स्टेचर है, कद छोटा रह जाता है। और इसी तरीके से एडवर्ड सिंड्रोम जो है इसमें फिजिकल रिटार्डेशन है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज हैं, एक्सट्रीम मसल टोन्स हैं, और अर्ली डेथ भी है, मतलब इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करता। इसी तरीके से जो पेटो सिंड्रोम है इसमें मेंटल फिजिकल रिटार्डेशन के अलावा वाइड वैरायटीज ऑफ द ऑर्गन डिफेक्ट्स, मतलब डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल आपके ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर भी डिफेक्ट्स इसकी वजह से आ सकते हैं। और इसी तरीके से नोज जो है वो ट्रायंगुलर शेप की हो जाती है, और इसमें भी अर्ली डेथ जो है वो हो सकती है। एज यू नो कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी कि अगर आप सेक्स के हिसाब से अगर उसको डिफाइन करते हैं, एक वो जो कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं और दूसरे जो है वो ऑटोसोम है। तो यू कैन नोट हियर कि ये 21, 18, 13 ये सारे ऑटोसोम्स थे, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइसोमी है, ट्रिपल हो जाना, तो ये दिस कैन आल्सो बी हैपन इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स में फिर अगर ये ट्राइसोमी होती है जैसे कि एक्स एक्स वाई, तो देखिए नॉर्मल क्या है एक्स वाई, तो अगर एक्स एक्स वाई हो जाता है तो दिस कैन बी हैपन इन मेल्स, ये मेल में ये अमूमन होती है, क्योंकि एज यू कैन सी कि वाई इज देयर तो मेल ही होगा। तो 1/1000 थाउजेंड में से एक मेल में ये इसके होने के चांसेस है। क्लिनफेल्टर इस सिंड्रोम को कहते हैं। और इसका नुकसान क्या है कि इंडिविजुअल जो है उनमें स्पर्म्स नहीं बन सकते, और उनके ब्रेस्ट जो है वो उनमें स्वेलिंग होती है उनकी। और इसके अलावा जो एक्स वाई वाई है ये इसको जैकोब्स सिंड्रोम कहते हैं, और ये इंडिविजुअल्स नॉर्मल हाइट से बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, अब नॉर्मली टॉल होते हैं ये। और इसी तरीके से ये भी मेल की बीमारी है, सिंड्रोम है। देन ट्रिपल एक्स, इट्स इन फीमेल, 1/1500 फीमेल्स में से एक कोई होती है, ट्रिपल एक्स इनको ही कहा जाता है ना, ट्रिपल एक्स ही इसकी कंडीशन है और ट्रिपल एक्स ही इस सिंड्रोम का नाम भी है। अगेन ये जो फीमेल्स हैं ये नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा टॉल होती हैं, टॉल होंगी तो थिन भी ज़ाहिर होंगी, और इसके अलावा इनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है। देन एक्सो, कल भी हमने कल से मुराद के प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसकी बात की थी। ये ऐसी फीमेल्स हैं जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है, और ये शॉर्ट स्टेचर की होती हैं, जो नेक है वो अ, छोटी होती है तो वेब्ड हो जाती है, यानी कि स्किन जो है वो लटकी हुई नजर आती है। एंड अगेन सेक्सुअली जो है वो अनडेवलप्ड होती है, अंडर डेवलप्ड होती है, यानी कि ये मेच्योर नहीं होती है सेक्सुअली। देन
एज वी ऑलरेडी नो कि हमेशा ये बात की जाती है कि जी जो अर्ली एजेस में जो है वो शादियां कर देनी चाहिए, या अब बहुत अर्ली नहीं, लेकिन एक इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। तो क्यों पेरेंट्स का या क्यों बड़े जो है वो कहते हैं कि जिस शादी का टाइम है शादी हो जानी चाहिए? बिकॉज कि जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजरता है, उसके साथ साथ ये जो आपने देखा, ये जो फ्रिक्वेंसी है इन सिंड्रोम्स के होने की, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इन फ्रिक्वेंसीज के बढ़ने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एज जैसे बढ़ती है वैसे ही इन सिंड्रोम की जो है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाया हुआ है एनयूप्लाइडी का, यानी कि किसी को किसी भी तरह की एनयूप्लाइडी उसके होने का विद रिस्पेक्ट टू एज। तो अर्ली 25 तक आप देखें कि जो फ्रिक्वेंसी है दैट्स वेरी रेयर, यानी कि 2000 इंडिविजुअल्स में से किसी एक को ये सिंड्रोम जो है वो हो सकते हैं, एंजियोप्लाइडी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस मेल फंक्शनिंग ऑफ माइटोटिक स्पिंडल या नॉन डिसजंक्शन या कोई भी रीजन की वजह से जो एंजियोप्लाइडी होगी। देन 25 की एज तक थोड़ी और चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी भी कम है। 1200 इंडिविजुअल्स में से सिर्फ एक को जो है ये हो सकती है। अगेन 30 तक भी चांसेस अभी भी मतलब रीजनेबल है। 1000 में से, यानी 885 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको राउंड करें तो 1000 में से एक इंडिविजुअल को है। बट यू कैन सी है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे कि 35 है, 40 है, उसके बाद 45 है, और 45 के बाद आप देखें कि हर 12 में से एक इंडिविजुअल बॉर्न, अगर 12 इंडिविजुअल्स बॉर्न हो रहे हैं तो उनमें से एक को ये जो है मस्ट उनमें कोई ना कोई इस तरह का सिंड्रोम जो है वो पाया जाएगा। इस लिहाज से 40 तक, जो 40 भी बल्कि ज्यादा है, 35 तक रीजनेबल है आप कह लें कि चाइल्ड्स के या ऑफ स्प्रिंग के मिच्योर या आपके नॉर्मल डेवलपमेंट उनकी, और नॉर्मल उसमें कोई वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है चांसेस आर अगेन कि वो चांसेस ही हैं, नॉर्मल भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये कि उनके चांसेस अब नॉर्मल पैदा होने के जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से मिस कैरेजेस भी बढ़ जाते हैं आफ्टर 35। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम इसकी रीजन भी देखेंगे। अभी जो मैंने रीजन आपको बताई थी नॉन डिस्जंक्शन की, तो नॉन डिस्जंक्शन क्या है? दो ही स्टेजेस हैं कि जहाँ पे डिस्जंक्शन होनी है या सेग्रीगेशन होनी है। वन मियोटिक वन, जिसमें पूरा का पूरा जो आप कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर समेत एक जो होमोलोगस का क्रोमोसोम है वो एक के पास चला जाता है और दूसरा दूसरे के पास चला जाता है। कल जो प्रीवियस लेक्चर उसमें भी हमने ये जब हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ी है तो उसमें ये पैटर्न मैंने आपको डिस्कस किया था। इसी तरीके से मियोटिक टू स्टेज पे भी नॉन डिस्टिंक्शन हो सकती है, यानी कि क्रोमोसोम तो पूरा एक के पास आ गया, लेकिन उसके बाद सेंट्रोमियर से डिवाइड होके वो फर्दर ना आ जाए। तो ये इसको फिर एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन के पैटर्न को। फर्स्ट डिवीजन ऑफ नॉन डिस्टिंक्शन में क्या होता है? पहले आप जो है वो नॉर्मल डिस्टिंक्शन देख लें। नॉर्मल डिस्टिंक्शन में क्या है कि आपके पास एक क्रोमोसोम का पेयर है, और नॉर्मल डिस्टिंक्शन में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम का पेयर में से एक जो क्रोमोसोम है वो एक के पास चला जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे के पास चला जाएगा। तो दिस इज नॉर्मल पैटर्न, ये नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर हम कहें कि ये नॉर्मल पैटर्न नहीं हो रहा, तो क्या होगा एक्चुअली? फिर क्या हो रहा होता है कि एक्चुअली क्या होगा कि अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल नहीं तो पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर एक के पास चला गया और दूसरे के पास कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो दिस इज नॉन डिस्जंक्शन। तो डिस्जंक्शन ये है, और नॉन डिस्जंक्शन जो है वो ये है कि यानी कि ये खाली रह गया, इसमें जीरो है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रोमोसोम पेयर, और एक दूसरे के पास पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर जो है वो चला गया। तो नॉर्मल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये, तो इस सूरत में भी ये भी नॉन डिस्टिंक्शन है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि मियोटिक्स टू स्टेज पे भी डिस्टिंक्शन होती है ना, जब सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, और सेंट्रोमियर जब डिवाइड हो तो एक एक के पास जाना चाहिए और दूसरा दूसरे के पास जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे ये नॉर्मल दिखाया हुआ है। दिस वन, ये नॉर्मल है, एक एक के पास सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ और एक क्रोमेटिड एक के पास चला गया और दूसरा जो है ये दूसरे के पास चला गया। बट अगर ऐसा ना हो, जैसे कि यहाँ पे ये नॉन डिस्टिंक्शन दिखाई हुई है कि सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ भी है या नहीं भी हुआ, पूरा का पूरा जो आप कह लें कि दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो किसी एक गैमीट में चले गए और दूसरा जो है वो एम्प्टी रह गया। ठीक है, तो दिस इज आल्सो नॉन डिस्टिंक्शन। तो ये जो नॉन डिस्टिंक्शन है जो सेकंड केस में दिखाई हुई है ये वाली, दिस वन मियोटिक वन की नॉन डिस्टिंक्शन है, और ये जो आपको दिखाई है दिस इज मियोटिक टू की नॉन डिस्टिंक्शन है। ठीक है, अच्छा, इसके अब हम वन बाय वन इनके जो है वो डिस्कस करते हैं कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पहले हम नॉर्मल वाले पे जाते हैं कि नॉर्मल फर्स्ट डिस्जंक्शन जो है वो नॉर्मल हुई है,
और सेग्रीगेशन नॉर्मल हुई है, और उसमें से ये जो बनेंगे डेफिनेटली इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, पहला भी ठीक है, दूसरे भी ठीक पैटर्न में डिवाइड हो गया। तो इनसे बनने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे, नॉर्मल गेमीट्स बनाएंगे, और ऑफ स्प्रिंग भी नॉर्मल होंगे। सेकंड केस में सेग्रीगेशन 1 तो नॉर्मल थी, लेकिन सेग्रीगेशन 2 में क्या हुआ पैटर्न में कि वहां पे एक जो है वो एम्प्टी रह गया। तो अगर ये एम्प्टी बिल्कुल एम्प्टी नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रोमोसोम, हम कह रहे हैं कि एम्प्टी है, बाकी क्रोमोसोम तो होंगे इसमें, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के लिहाज से एम्प्टी है, तो अगर ये जाइगोट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके पास सिर्फ इस क्रोमोसोम के लिहाज से सिर्फ दूसरे इंडिविजुअल के क्रोमोसोम इसके पास आएंगे, इसके अपना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जाहिर अपना कुछ नहीं होगा, तो ये कैसा होगा, मोनोसोमिक हो जाएगा, क्योंकि एक जो दूसरे इंडिविजुअल से जाइगोट फॉर्मेशन में आना था क्रोमोसोम, वो तो आया है लेकिन इसके पास खुद नहीं था, मिसिंग था क्रोमोसोम, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसोमिक हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस क्रोमोसोम पेयर, ठीक है। बाकी क्रोमोसोम इसके पास होंगे इंडिविजुअल के पास। इसी तरीके से नॉन डिस्जंक्शन की वजह से जिसके पास दो क्रोमेटिड चले गए हैं, जिसके पास दो क्रोमेटिड चले गए हैं, उसकी उसकी क्या सूरत हाल होगी, जब ये जाइगोट फॉर्मेशन करेगा तो दो तो इसके ऑलरेडी इसके पास डबल है, ठीक है, ऑलरेडी डबल है, और एक दूसरे इंडिविजुअल से आएगा, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये ट्राइसोमिक बन जाएगा, यानी कि एक एडिशनल क्रोमोसोम इसके पास मौजूद है, ठीक है। और ये हुआ क्यों है, दिस इज बिकॉज कि मियोटिक 2 में नॉन डिस्जंक्शन हुई थी, जिसकी वजह से जब इसने गेमीट बनाए और जाइगोट फॉर्मेशन हुई तो इंडिविजुअल जो है वो ट्राइसोमिक हो गया। दूसरी सूरत में गेमीट जो है वो जब उसने जाइगोट बनाया तो वो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक क्रोमोसोम मिसिंग था, तो वो मोनोसोमिक हो गया। लेकिन इसके बरक्स अगर नॉर्मल रहती है हर चीज, जैसा कि यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर ये अगर जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं तो ये नॉर्मल होंगे, क्योंकि एक के पास और दूसरा दूसरे से आया, तो ये नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेज पे ही नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए, ये जो मैंने आपको मियोटिक 1 की बात बताई थी, यानी कि एक जो है वो एम्प्टी रह गया और दूसरे के पास दोनों क्रोमोसोम चले गए। अब क्योंकि पहली ही स्टेज पे अब नॉर्मेलिटी हो चुकी है, तो आप कैसे ये एज्यूम कर सकते हैं कि इससे कोई भी प्रोड्यूस होने वाला जो इंडिविजुअल है या गेमीट है वो नॉर्मल होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मियोटिक 1 की स्टेज पे ही सेग्रीगेशन जो है वो अब नॉर्मल हो गई है, नॉन डिस्जंक्शन जो है वो हो गई है। तो क्या होगा, एक तो बिल्कुल ही एम्प्टी बना रहा है, तो इनमें क्या होगा, इसकी कंडीशन, इससे बनने वाले जाइगोट या इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे होंगे, मोनोसोमिक हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दूसरे वाले थे उनमें ऑलरेडी डबलिंग मौजूद है, तो वो क्या बनाएंगे, ट्राइसोमिक इंडिविजुअल बनाएंगे। तो इस तरीके से नॉन डिसजंक्शन एट मियोटिक 1 एंड एट मियोटिक 2 दोनों ही स्टेजेस पे आप कह लें कि इसके नतीजे में बनने वाले जो गेमीट्स हैं वो भी अब नॉर्मल होते हैं, और जो डेफिनेटली जब ये जाइगोट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे इंडिविजुअल बनाने के लिए, तो भी इनसे अब नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो है वो बनेंगे। इस तरीके से ये एन्यूप्लाइडी है ना, किसी एक क्रोमोसोम का मिस हो जाना या किसी एक क्रोमोसोम का जो है वो ऐड हो जाना, दिस इज एन्यूप्लाइडी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एन्यूप्लाइड्स जो हैं ये डेवलप होंगे नॉन डिस्जंक्शन की वजह से। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेजर रीजंस जो हैं वो नॉन डिस्जंक्शन की है एन्यूप्लाइड बनने में। ओके, उसके बाद है हमारे पास जो मैंने आपको कहा था कि यूप्लाइड नंबर, यानी कि ट्रू प्लाइडी, जिसमें हमने बात की थी कि हैप्लाइड भी हो सकते हैं, डिप्लाइड जो कि नॉर्मल है, हैप्लाइड भी नॉर्मल है। लोअर इंडिविजुअल्स में जब आप देखते हैं, प्लांट्स में भी जो हैप्लाइडी है दैट्स नॉर्मल, स्पोर्स वगैरह जो है वो हैप्लाइड होते हैं, ठीक है। और जो गेमेटोफिटिक प्लांट्स हैं वो भी हैप्लाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जब स्पोर फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो कुछ इंडिविजुअल्स में स्पोर जो है वो हैप्लाइड है, कुछ में स्पोर जो है वो डिप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है कि इंडिविजुअल्स में कुछ में ये नॉर्मल कंडीशन है। और इसी तरीके से डिप्लॉयड कंडीशन जो है दैट्स आल्सो नॉर्मल, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग आवर सेल, कि हम सब जो हैं और हायर प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे डिप्लॉयड हैं, 2n नंबर के हैं। और लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर सम केसेस के जिनमें जो मोर देन वन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं दैट्स नॉर्मल, और उनमें आपके पास एम्फीबियंस आ जाते हैं, फिश आ जाती हैं, जिनमें कहा जाता है कि ये जो मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 2n से भी ज्यादा, 3n या 4n या 5n, इस तरह के सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं दैट्स नॉर्मल। अच्छा, अब इन्हीं की हम विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें कि इनसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे बनते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल है ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला ओवरऑल तो 2n नंबर की ही होती है,
लेकिन उसका जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। पहले भी मैंने जिक्र किया था एंडोपोलिप्लाइडी की, जिसमें मैंने आपको लिवर सेल्स की एग्जांपल दी थी कि इंडिविजुअल जो हैं वो नॉर्मल हो, टू एंड प्लाइडी वाले हो, लेकिन उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें से कुछ जो ऑर्गन हैं वो उनकी प्लाइडी का नंबर ज्यादा हो, जैसे मैंने लिवर सेल्स की जिक्र किया था। इसी तरीके से ड्रोसोफिला में पोलिटीन क्रोमोसोम जो है ये 9 राउंड्स ले लेता है। 9 राउंड्स मतलब 9 राउंड्स आप लें तो देखें कितने बनते हैं। 2 से एक ही राउंड लेगा तो 4 हो जाएगा, दूसरा राउंड लेगा तो 8 हो जाएगा, तीसरा राउंड लेगा तो 16 हो जाएगा, चौथा लेगा तो 32 हो जाएंगे क्रोमोसोम। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते ये 9 राउंड्स लेता है और ओवरऑल जो ड्रोसोफिला में पोलिटीन क्रोमोसोम है ये 512 इसके जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं। एक ही क्रोमोसोम की इतनी कॉपीज मौजूद है। ठीक है, और ये होता क्यों है? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है ना, दिस प्रोड्यूस द सलाइवा, और वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और इसके लिए इसी वजह से इसमें मल्टीपल जो है क्रोमोसोम्स जो है, यानी कि इस एक ही क्रोमोसोम की मल्टीपल कॉपीज जो है वो पाई जाती है। अच्छा, जब आप ड्रोसोफिला की को स्टडी करें उसकी मतलब उसकी इसके पैटर्न को, क्योंकि ये एक अबनॉर्मल क्रोमोसोम है, ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक ही होगा, तो एक नहीं है, मल्टीपल कॉपीज किसकी पाई जाती हैं। तो मल्टीपल कॉपीज होने की वजह से फिर ये क्रोमोसोम आपको बिगर साइज में नजर आएगा। मतलब ये क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज होगा कि एक खास पैटर्न बनाएगा, खास शक्ल बनाएगा जिसमें इसकी सारी कॉपीज जो हैं वो अरेंज होंगी। तो ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। इस तरीके से जो ये जो पोलिटीन क्रोमोसोम है, एक सेंट्रोमियर इसका सेंटर में मतलब यहाँ पे मौजूद होगा, और बाकी सारे जो हैं जो इसकी कॉपीज हैं वो इसके इर्द गिर्द जो है वो अरेंज होंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट 1 2 3 4 5 डिफरेंट आप कहने के स्ट्रिंग्स में ये अरेंज हुए हैं क्रोमोसोम। और अगर आप इनमें से किसी एक को ओपन करके देखें तो इस तरीके से, यानी ये एक कॉपी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, तो इस तरीके से ये अरेंज हुए हैं। और ये इसकी एक्चुअल डायग्राम है, दिस वन, जिसमें ये कलर करके इसको स्टेन करके दिखाया हुआ है, और इसमें दिखाया हुआ है कि इस तरीके से ये जो पॉलिटीन क्रोमोसोम है ये इस तरीके से इसमें मौजूद होता है। ड्रोसोफिला में आप इसको देख सकते हैं। देन हियर इज अनदर रिप्रेजेंटेशन कि जिसमें वो दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो पॉलिटीन क्रोमोसोम है ये किस तरीके से इसमें मौजूद होता है, और किस तरह इसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो मौजूद हो सकती है। देन यूप्लाइडी मैंने आपको बताया था, इट्स वेरी कॉमन इन केस ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि ये फायदेमंद होती है, नुकसानदेह होने की बजाय फायदेमंद होती है। जैसे कि हमारी जो वीट है जो हम खाते हैं घरों में, हमारे मुल्क में जो वीट कल्टीवेट होती है, हमारे मुल्क में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाकी मुल्कों में जरूरी नहीं है कि जो हमारे मुल्क में वीट है वही वाली कल्टीवेट हो। जैसा कि जो हमारे मुल्क में तो चपाती हम बना के खाते हैं, बाकी में ब्रेड बनती है, तो ब्रेड जो बनती है ना वो ड्यूरम व्हीट से बनती है। हम जो व्हीट खाते हैं हम ट्रिटिकम खाते हैं, ट्रिटिकम व्हीट जो है वो अलग है, ड्यूरम व्हीट जो है अलग है। जो ट्रिटिकम व्हीट हम खाते हैं इसकी जो प्लाइडी नंबर है वो 6 है, ये हेक्साप्लाइड है। ठीक है, और जो ड्यूरम व्हीट है वो टेट्राप्लाइड है, उसके अंदर 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 4 आई है। और जो हम हमारे मुल्क में इस्तेमाल होती है, ये इंडियन या एशिया में जो इस्तेमाल हो रही है चपाती बनाने के लिए, जिसको हम ट्रिटिकम बोलते हैं, ये हेक्साप्लाइड व्हीट कहलाती है। फिर हमने ये भी बात की थी कि जो प्लाइडी का नंबर का चेंज हो जाना है, यानी कि हेक्साप्लाइड होना है या टेट्राप्लाइड होना है, प्लाइडी के नंबर का चेंज हो जाना है, इसकी 2 तरह की रीजन हो सकती है। या तो ये कि जैसा भी मैंने आपको पॉलिटीन ड्रोसोफिला में पॉलिटीन क्रोमोसोम की एग्जांपल दी है, एक ही क्रोमोसोम है, वो डुप्लीकेट हुआ, फिर वो ट्रिप्लीकेट हुआ, वो टेट्रीप्लीकेट हुआ, एंड देन सो ऑन, उसके राउंड्स बनते गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सेट आना है ना क्रोमोसोम का चेंज होना है, तो ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअल जो है जब वो फर्स्ट टाइम आप कहने के जाइगोट फॉर्मेशन करती हैं, तो जाइगोट फॉर्मेशन करने के बाद उनका जो फर्दर उनकी जो इंडिविजुअल है ना वो रेप्लिकेट तो करे लेकिन उनकी सेल डिवाइड ना करे। ठीक है, तो सेल जब डिवाइड नहीं करेंगे, रेप्लिकेट कर लेंगे, मतलब उनका डीएनए रेप्लिकेट कर लेगा लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, तो उनकी जो क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम उसका अपना क्रोमोसोम मतलब है, असल में तो एक सेट किसी और जगह से आया और दूसरा सेट उसका अपना है। ठीक है, लेकिन वो पूरा का पूरा सेट क्योंकि उसने उसको रेप्लिकेट कर लिया ना, तो उसने उसको ओन कर लिया, तो पूरा का पूरा सेट उसका अपना क्रोमोसोम बन जाता है। और हम ये समझते हैं कि एक्चुअली ये इसी का है, लेकिन एक्चुअली वो डिराइव किसी और जगह से हुआ होता है। ठीक है, मतलब उसका अगर उसको इंसेस्टर्स को देखें,
अगर पीछे उसके जहाँ से वो इंडिविजुअल बना है उसको देखें तो वहां से हमें पता चलता आइडिया होता है कि ये क्रोमोसोम तो किसी और इंडिविजुअल से लिया हुआ है। इन दैट केस उसको हम बोलते हैं एलोपोलिप्लाइडी। बट अगर एक ही क्रोमोसोम, उसके अपने ही क्रोमोसोम बार बार रेप्लिकेशन के थ्रू मल्टीप्लाई होते रहे और फिर डिवाइड ना हो, इन दैट केस हम उसको बोलते हैं ऑटोपोलिप्लाइडी। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हुई है पॉलीप्लाइडी के। वीट में पॉलीप्लाइडी मौजूद है, कॉटन जो है वो टेट्राप्लाइड होती है, स्ट्रॉबेरीज जो है, स्ट्रॉबेरीज की बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल है कि आपको बिगर साइज की स्ट्रॉबेरीज जो है, जो प्लाइडी वाली जो स्ट्रॉबेरीज है नॉर्मल से हटके, वो बिगर साइज की होती है। बनानास मैंने कल भी प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी। एंड लार्ज ब्लॉसम फ्लावर्स जो है, अब ये इसका ये पिक्चर क्लोज ली हुई है और ये दूर से ली हुई है, अदरवाइज ये साइज जो है इसका बड़ा है। ये जो है आप कह लें कि इसका पेटूनिया की एग्जांपल है, तो पेटूनिया के फ्लावर का ये डिप्लॉयड फ्लावर की शक्ल है और ये इसका टेट्राप्लाइड फ्लावर की शेप है। आप देखें कि ये छोटा है एज कम्पेयर टू दिस, ये बहुत इतना बड़ा है कि इसकी दूर से पिक्चर ली है तो वो इतनी जो है वो आपको शो हो रही है, अदरवाइज इसका साइज इससे काफी ज्यादा बिगर है। तो ज्यादा शोई करने के लिए, ज्यादा बिगर साइज को अटेन करने के लिए जो है वो प्लाइडी के नंबर को जानबूझकर भी चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कोलचिसिन ट्रीटमेंट एंड मेनी अदर मेडिसिन में सबसे ज्यादा मशहूर जो है वो कोलचिसिन है, लेकिन और भी यूज हो सकती है। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं कि इसकी ये जो मैं आपको ये प्लाइडी के नंबर के चेंज होने की बात करी थी, तो इन्हीं के एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से ये प्लाइडी नंबर चेंज होता है। और ये भी एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि प्लाइडी नंबर जो ऑड नंबर का प्लाइडी नंबर है ना, ये जो जिन इंडिविजुअल्स में ऑड नंबर के प्लाइडी नंबर होते हैं ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए उसके पास अगर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो आपको तो पता है ना कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, मतलब एक के पास 2 चले जाएंगे तो दूसरे के पास 1 चला जाएगा, तो इक्वल तो नहीं है अगर किसी के पास 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसी तरीके से अगर किसी के पास 5 होंगे तो वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से उनकी गेमीट्स फॉर्मेशन, अभी तो हमने देखा नॉन डिस्जंक्शन और सारे जो है प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी, तो ऐसे इंडिविजुअल्स नॉर्मली जो है वो स्टीरॉयल होते हैं। तो जितने भी आपको प्लाइडी नंबर, मल्टीपल प्लाइडी नंबर या पॉलीप्लाइडी वाले जो इंडिविजुअल्स जो देखने में मिलेंगे जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, इवन क्रॉप्स में भी, इवन प्लांट्स में भी, वो प्लाइडी नंबर जो है वो उनकी वो होगी जो कि इवन नंबर की प्लाइडी नंबर होगी, यानी टेट्राप्लाइड। अभी मैंने एग्जांपल भी दिए ना, कॉटन की टेट्राप्लाइड, हेक्साप्लाइड, वीट की मैंने एग्जांपल दी है। तो इवन नंबर की जो प्लाइडी के नंबर है वो एग्जिस्ट करते हैं, और ऑड नंबर की पेंटाप्लाइडी या सेप्टाप्लाइडी या ट्राइप्लाइडी, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये आप थोड़े मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए तो बना सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बनाया, उसकी प्लाइडी का नंबर चेंज कर दिया और उससे बेनिफिट ले लिए, लेकिन ये कि अगर आप ये चाहेंगे कि वो फर्दर ग्रो भी करे, रिप्रोड्यूस भी करे और उससे सीड्स भी बने उन प्लांट से, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो स्टीराइल इन नेचर होती है। ठीक है, इसी वजह से अगर आप में से किसी का फार्मिंग से ताल्लुक है तो आप लोगों ने नोटिस किया कि जब वो आपको बीज लेने जाते हैं, अगर किसी के फादर फार्मिंग करते हैं या उनके घर में कोई फार्मिंग करता है या कोई रिलेटिव में कोई करता है, तो आपने नोटिस किया कि जब वो बीज लेने जाते हैं तो कहते हैं ये जी हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड का क्या होता है, एक तो ये कि वो हाइब्रिड के वैसे रीजन और भी होते हैं, लेकिन उनमें से एक रीजन, क्योंकि हाइब्रिड आप पॉलीप्लाइडी बनाने के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मतलब सीड्स को हाइब्रिड बनाएं विद रिस्पेक्ट टू प्लाइडी नंबर चेंज करके। तो प्लाइडी नंबर चेंज करके अगर उसको हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या होगा कि वो सिर्फ 1 टाइम की ग्रो के लिए, मतलब आप उनके सीड्स को लगाएं और उनसे बेनिफिट लें, उससे आपकी यील्ड आए, एंड दैट्स ऑल। ये नहीं कि उसकी यील्ड आए और फिर आप उसकी यील्ड से उन सीड्स को दोबारा इस्तेमाल करके और अगली क्रॉप के लिए रखें जैसे आप नॉर्मली किसान करते हैं, वो नहीं हो सकता। अगर आपको दोबारा वैसी ही क्रॉप चाहिए, दोबारा उतने ही बेनिफिट चाहिए, दोबारा वैसी ही आप चाहते हैं कि उसका ब्लॉसम ऐसा हो, उसकी यील्ड ऐसी हो जैसे कि आपने हाइब्रिड की, तो आपको दोबारा जाके सीड खरीदनी पड़ती है। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि वो स्टीराइल इन नेचर होती है, वो मतलब उस तरह की उनकी उनकी खूबियां जो है वो चेंज हो जाती हैं। अगर वो फर्टाइल रह भी जाए तो वो खूबियां जो है उनकी चेंज हो जाती हैं, दैट्स वाई वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो फिर आपको दोबारा से जाके उनको परचेज करना पड़ता है, फिर दोबारा, क्योंकि उन्होंने उसको खुद से किया होता है, मैनुअली किया होता है, तो वो फिर उसको दोबारा आपको करके दे देते हैं।
लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको लें, उगाएं और फिर उनको कल्टीवेट करें और दोबारा वैसे ही बेनिफिट्स आप उससे हासिल करें। तो ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा यही रीजन होगी, लेकिन वन ऑफ द रीजन कि अगर प्लाइडी नंबर चेंज हुआ है तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम ये सलाम। जो हम धान की फसल काश्त करते हैं मैम, कौन सी फसल काश्त करते पैडी हैं? क्रॉप मैम। पैडीज में जो लगाते हैं हम। यस मैम, धान की फसल जिसको पैडी क्रॉप भी कहते हैं, उसके तो हम सीड्स को वैसे ही अच्छा, जब यस, लगा के हम करते हैं, बिल्कुल, हाँ तो जी। उसको हम उसके सीड्स को मैम हम स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर हम फिर उनको ग्रो करवा लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसा नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। तो मैम फिर वो कौन सी टाइप होगी? बेटा, मैंने आपसे ये नॉर्मल प्रोसीजर की बात नहीं की। मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आप किसी सीड कॉर्पोरेशन के पास जाते हैं, ठीक है, और उनसे कहते हैं कि हमें, वो आपको बताता है कि ये जो मैं आपको सीड दे रहा हूँ ना, एक तो बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है ना कि एक प्लांट ग्रो करता है, वो सीड देता है, आप उन सीड को दोबारा लगाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका पहले प्लांट होते हैं जिनसे वो बनते हैं, वैसे ही सीड आप लगाते हैं, वैसे ही वो दोबारा क्रॉप बन जाती है। एक तो ये प्रोसीजर, दैट्स नॉर्मल, ठीक है। आप इसीलिए फार्मर ऐसे ही तो काम करते हैं। गंदम उगाई, उसके बीज संभाल लिए और अगले साल उसी गंदम को लगा दिया, तो दोबारा फसल बन गई। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ यस मैम। हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड की। जो हाइब्रिड कल्टीवार्स या वैरायटीज आती है ना, वैरायटीज तो नहीं होती हैं वैसे, कल्टीवार्स ही होती हैं। तो हाइब्रिड जो है ना, उन सीड्स की मैं बात करी जो जानबूझ के, जिसे आप कहेंगे नेचर में उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया होता है, उन सीड्स को इस तरीके से बनाया होता है कि उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस की होती है। बायोटेक्नोलॉजी का नाम नहीं सुना आपने? बायोटेक्नोलॉजी के यस जरिए मैम। सीड्स को चेंज मैम करके उसी वाटरमेलन से बनते हैं ना। के उसमें एप्पल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये हाइब्रिड। हाँ जी, तो अगर आप ये कहें कि आपने सीडलेस बनानास ले लिए हैं, ठीक है, और सीडलेस बनाना बनाने के लिए आपने कोई ना कोई सीड तो लगाए होंगे ना, कोई ना कोई प्लांट तो लगाए होंगे, वो हाइब्रिड टाइप के होंगे, ठीक है। अब आप कहें कि उसी बनाना में से ही आप सीड लेके अगले अगले साल भी उगा लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वो तो है ही सीडलेस बनाना, आपको दोबारा उनके ऐसे सीड लाना यस मैम, पड़ेंगे कुछ लगा क्रॉप्स के। ऐसी होती हैं जिनके सीड्स हम बाजार से हाइब्रिड यस, सीड्स लेके आते हैं और नेक्स्ट ईयर हम मैं फिर दोबारा लेके आते हैं परचेज एग्जैक्टली, करके उनको। हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ कि वो हर दफा आपको परचेज करने पड़ते हैं, उसके बेनिफिट्स यस तो मैम। ज्यादा होते हैं, लेकिन वो आपको हर दफा परचेज करनी पड़ती है। हाँ मैम, उनकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है। बिल्कुल, उनमें कई कई बेनिफिट हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, उसके फ्लावर अच्छे बन सकते हैं, उसकी यील्ड ज्यादा आएगी, उसकी यील्ड की क्वालिटी अच्छी होगी, जिस लेकिन तरह वो मैम आपको साथ में ये भी बता देते हैं कि अगली बारी दोबारा लेने पड़ेंगे। जिस तरह मैम कॉर्न की फसल है, इसके हम हर दफा सीड्स परचेज करते हैं और हर कोई एक नई वैरायटी लेके आते हैं हाइब्रिड बीज सीड्स की। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि पोलाइडी इज वन ऑफ द रीजन। जरूरी नहीं कि उसमें पोलाइडी नंबर ही चेंज हो, बायोटेक्नोलॉजी से आप उसकी जीन मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यस जीन मैम। मैनिपुलेशन भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि पोलाइडी नंबर ही चेंज हो तो आप कहें कि मैडम ने कहा था तो पोलाइडी नंबर ही इसका चेंज है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, अदरवाइज बायोटेक्नोलॉजी के साथ नंबर ऑफ चेंजेस यू कैन मेक इन द क्रॉप्स। बायोटेक्नोलॉजी है ना, जिसको हम जीएमओस भी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड यस मैम। ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, इसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा, ओके मैम। तो जी अभी क्लियर है, आगे चलें? यस मैम। अच्छा, ओके, तो हम बात करें कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, सीडलेस फ्लावर्स का बनाना, सीडलेस फ्रूट्स का बनाना, बिगर साइज के फ्रूट्स बनाना, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दी हैं, बाकी मैं आपको पढ़ने के लिए ना बुक का चैप्टर भी दूंगी इसका, ठीक है। वैसे तो होपफुली यकम से ओपन है यूनिवर्सिटी, अगर तो आप यूनिवर्सिटी आ जाते तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, वरना मैं स्कैन मैंने किया हुआ है, तो मैं स्कैन करके ना, वो आपको स्कैन करके ना, एक्चुअली वो फाइल बहुत हैवी बन जाती है, आपको तो एक पिक्चर का ही साइज इतना वो हैवी हो जाता है। तो कर अगर मजबूरी हुई तो मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन ये कि बेहतर मैं यही समझूंगी कि आप इसके नोट्स ही ले लें, या फिर आप बुक से ही डायरेक्टली कॉपी करवा लें, इसकी डिटेल भी है। अच्छा, ये अब हम ये प्रॉपर हम मेथड की तरफ आ गए हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम, ये जो मैंने ऑटो पोलिप्लाइडी और एलो पोलिप्लाइडी की बात की है, तो ये दिस वन इज एग्जांपल ऑफ ऑटो पोलिप्लाइडी। तो ये एक इंडिविजुअल है आपके पास जो कि है डिप्लॉयड इन नंबर, ठीक है, ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल, इसको और से देख लें, इसके पास है 1 2 3 4 5, इसके पास क्रोमोसोम्स है और डिप्लॉयड इन नंबर है, हर एक क्रोमोसोम होमोलोगस की पेयर की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस इंडिविजुअल को हमने करना है टेट्रापोलाइड, ठीक है, तो क्या होगा? तो टेट्राप्लाइड होने का क्या मतलब है
कि हर क्रोमोसोम की 4 2 की बजाय 4 कॉपीज हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे 2 थी, या 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। लेकिन ये जो 4 कॉपीज बनी है ये इसी क्रोमोसोम की 4 कॉपीज बनी है। इसने किसी और इंडिविजुअल से क्रोमोसोम लेकर तो अपनी कॉपीज को 4 नहीं किया, ठीक है। इसी क्रोमोसोम की जो आप कह लें कि डुप्लीकेशन से या रेपिटेडली रेप्लिकेशन से इसकी कॉपीज जो है वो डबल हुई है, ठीक है। तो इस वजह से इसको, इस इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, दिस इंडिविजुअल इज नोन एज टेट्रापोलाइड, बट एक्चुअली ये ऑटो टेट्रापोलाइड है, यानी कि खुद ब खुद इसने अपने अपने ही नंबर को उसने बढ़ा के टेट्रापोलाइड कर दिया। अच्छा, व्हाट कैन बी इन केस ऑफ एलोपोलिप्लाइडी, जो मतलब उसमें भी टेट्रापोलाइड तो हो सकता है, अगर 4 कॉपीज होंगी तो टेट्राप्लाइड होगा, लेकिन वो इंडिविजुअल एलोपोलिप्लाइड होगा। कैसे? ये एक इंडिविजुअल है जिसके पास है 4 क्रोमोसोम, और ये स्पीशी 2 है जिसके जिसके पास है 3 क्रोमोसोम के पेयर, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलके ना एक इनका जाइगोट फॉर्मेशन हुई, और उसमें ये इसके पास जो है कॉपीज आ गई, जैसे कि नॉर्मली जाइगोट बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, 3 इधर से आगे, 4 इधर से आगे क्रोमोसोम और 3 इधर से आगे। लेकिन अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि बजाय इसके कि ये जो है इसकी अपनी जो है वो डुप्लीकेशन होती है, इसने हर एक क्रोमोसोम की जो है वो डुप्लीकेशन कर लेगा और फिर उसको आप कह लेंगे डिवाइड ना करे, तो वो क्रोमोसोम, ये सारे क्रोमोसोम ना इसके एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देंगे। अब वैसे तो ये देखने में तो आपको लग रहा है कि ये सिंगल क्रोमोसोम वाले ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये रिलेटेड स्पीशीज के दरमियान नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि एक डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशी हो, यानी कि एक किसी और जीनस से हो, दूसरे किसी और जीनस से हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एक ही जीनस के अंदर या क्लोजली रिलेटेड जेनरा जो है उनकी स्पीशीज के अंदर ही ये पॉसिबल है। अब ये जो इंडिविजुअल है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स आए हैं, ये क्रोमोसोम कैसे आए हैं, 4 अलग से आए हैं और 3 अलग से आए हैं, ठीक है। अब ये इस टाइम पे ही एक हैप्लॉइड सेट है, लेकिन हैप्लॉइड सेट में भी 4 इसके अपने हैं, इधर वाले के हैं, और 3 इधर वाले के हैं। अब अगर एक इंडिविजुअल इसी को ही इसको वो डुप्लीकेट कर लेता है, इस पूरे क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर लेता है, तो वो डिप्लॉइड हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर वो डुप्लीकेट डबल से फिर इसको एक दफा और राउंड ले ले, फिर एक दफा और राउंड ले ले, तो क्या बन जाएगा, टेट्राप्लाइड बन जाएगा। लेकिन उस टेट्राप्लाइड में ये क्रोमोसोम अलग होंगे और ये क्रोमोसोम अलग स्पीशी से आएंगे, ठीक है। तो ऐसे टेट्राप्लाइड को हम बोलेंगे कि ये जो एलो पोलिप्लाइडी में से है या एलो पोलिप्लाइड है, एलो टेट्रापोलिप्लाइड है, ये हम इसको बोलेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल में आगे आपको ना एक और तरीके से भी समझाती हूँ कि किस तरीके से आप ये एलो को इससे जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक मिनट में आपको इधर लेके जाती हूँ, ये वो बताया मैं कि कौन सी सिन से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एलो पोलिप्लाइडी बनाने का ये एक तरीका है, बल्कि ये तरीका नहीं है, ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इस पे ये काम किया था। अच्छा, नॉर्मली हम एलो पोलिप्लाइड क्यों बनाते हैं, एक हाइब्रिड प्लांट क्यों बनाते हैं, ताकि हम दोनों प्लांट्स के जो अच्छी चीजें हैं उनको एक्वायर कर सके, उनकी खूबियों को ले सके, ठीक है। अब ये 2 क्रॉप्स थी, एक है हमारे पास मूली, ठीक है, रेफनस मूली जिसको हम बोलते हैं। रेफनस वैसे तो इसका पूरा नाम, मूली का नाम तो फिर रेफनस के आगे उसका सेटिवस हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ समझने की ये रेफरेंस स्पीशीज है। और दूसरी स्पीशीज जो है वो हमारे पास है ब्रासिका, जो ये सरसों वाली, ठीक है। अब ब्रासिका की आप में से मुझे कोई बताएगा कि ब्रासिका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम उसकी क्या चीज लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसकी रूट इम्पोर्टेंट है और सीड्स लेने के लिए। सीड्स तो बेटा, हाँ सीड भी है, इम्पोर्टेंट है, योर राइट कि सीड भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉर्मली जब हम उसको ग्रो करते हैं तो हम उससे क्या बेनिफिट लेते हैं, उसकी रूट इम्पोर्टेंट होती है या उसकी शूट इम्पोर्टेंट होती है सरसों की? मैम शूट आपको पता है ना, उससे साग बनता है, फिर उससे शूट के ऊपर ही सीड बनते हैं। रूट तो नहीं इम्पोर्टेंट ना सरसों साग की, कि रूट भी खाते हो? मैम शूट इम्पोर्टेंट है, शूट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप रेफरेंस पे आ जाए, रेफरेंस क्या है, मूली है, ठीक है। ये दोनों ही ब्रासिका फैमिली के मेंबर हैं, यू नो दैट, ये दोनों ही ब्रासिका फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन ये जो रेफरेंस है, ये इसकी आप शूट खाते हैं कि इसकी रूट खाते हैं? वैसे तो मूली के पत्ते भी खाते हैं कहते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है,
रूट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि हम एक रेफरेंस प्लांट लेते हैं और दूसरा हम ब्रासिका प्लांट ले लेते हैं। अब उनका आइडिया ये था कि हम एक नया प्लांट बनाते हैं जिसकी रूट रेफरेंस जैसी हो और जो उसकी शूट है वो ब्रासिका जैसी हो, ताकि उसमें साग के भी मजे आए और उसमें जो मूली खाने के भी मजे आए। ठीक है, मतलब ऐसा प्लांट बनाने की आप कह लें कि पॉसिबिलिटी के जरिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब हुआ क्या हुआ, जो वो उसका उल्ट हो गया। जो नया इंडिविजुअल बना, जो हाइब्रिड उन्होंने बनाया, तो उसमें क्या हुआ कि जो उसकी रूट थी वो चली गई ब्रासिका पे और जो उसकी शूट थी वो चली गई रेफेनस पे। लेकिन मसला ये है कि इससे हमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल मिल गई। मतलब वैसे तो एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया, ये चला नहीं, और इसीलिए क्रॉप आपको नजर भी नहीं आती कि जिसकी रूट जो है वो ब्रासिका जैसी हो और शूट जो है वो मूली जैसी हो। तो ये क्रॉप आपको अब देखने में नहीं मिलती क्योंकि ये फ्लॉप एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल है। लेकिन इससे हमें एलो पोलिप्लाइडी बनाने का तरीका आप कह लें कि आप समझ सकते हैं वो कैसे। अब यहाँ पे आप देखें कि एक तरफ है आपके पास रेफरेंस के ये जो कि 9, इसके इसके जो है ना 9 होते हैं, क्या उसे कहते हैं, क्रोमोसोम। अप्लाइडी नंबर जो है, अप्लाइडी नंबर जो है वो 9 है। ओवरऑल ये 18 नंबर के क्रोमोसोम, 2n नंबर इसका 18 है। तो आपको पता है ना गेमीट्स के जरिए तो वो 9 नंबर ही देगा। इधर से इसके 9 और उधर से ब्रासिका उसके भी 18 ही होते हैं, उधर से उसके 9। अच्छा, अब इनका जो हाइब्रिड बनेगा, ये इसका नाम उन्होंने दिया रफेनो ब्रासिका, दोनों के नाम का हाइब्रिड। रफेनो रेफेनस से और ब्रासिका ब्रासिका से, रफेनो ब्रासिका इस प्लांट का नाम रखा। और इसमें अब अगर इसकी एक्चुअल कंडीशन आप देखें, ये भी 18 नंबर का ही होगा, लेकिन इसके 18 नंबर में से जो 9 क्रोमोसोम है वो ब्रासिका के हैं और जो दूसरे 9 है वो है आपके पास रेफेनस के। ठीक है, ये 9 ब्रासिका के और अगले 9 जो है वो दूसरे 9 जो है वो उसके हैं रेफेनस के। अच्छा, अब इससे इंडिविजुअल बना 18 नंबर का, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि क्योंकि इसके पास अलग अलग तरह के क्रोमोसोम हैं तो ये इस टाइम पे क्या होगा, ये स्टीराइल होगा, ये सीड प्रोड्यूस करने की हालत में नहीं है, स्टीराइल है ये इंडिविजुअल। ये अगर आप इसको फर्दर ग्रो करवाएं और इससे सीड प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो इसके सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो फिर सीड कैसे प्रोड्यूस करवाएं? सीड प्रोड्यूस करने के लिए फिर इसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। खुद से हमने हाइब्रिड बनाया ना, अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाया इसको। अब फिर हमें इसको फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इसकी सीड प्रोड्यूस हो सके, यानी कि स्टीराइल से ये फर्टाइल हो। फर्टाइल होने के लिए क्या है कि इसके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो क्रोमोसोम्स की। अब यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, यहाँ पे 9 अलग है, 9 अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल्चिसिन, इसको लेके जाएंगे सेल डिवीजन की तरफ, कॉल्चिसिन की ट्रीटमेंट देंगे, रेप्लिकेशन इसकी हो जाएगी, लेकिन जो इसकी डिवीजन है वो नहीं होगी। और उसके बाद क्या कंडीशन आ जाएगी, 9 से 18 ये और 9 से 18 दूसरे। अब ये इंडिविजुअल 4n नंबर का है, लेकिन इसमें 18 क्रोमोसोम एक तरह के हैं और 18 क्रोमोसोम दूसरी तरीके के हैं। नाउ दिस इंडिविजुअल इज फर्टाइल इन नेचर बिकॉज ये अब बैलेंस गेमीट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके से ये भी टेट्राप्लाइड क्रॉप है, लेकिन ये टेट्राप्लाइडी एलो टेट्राप्लाइड है। जबकि जो आपको मैंने पहले केस बताया था, जो कि किसी एग्जाम्पल से नहीं बताया, वैसे ही आपको समझाया था, जिसमें 9 नंबर को ही अगर आप डबल कर लें, फिर उसको आप ट्रिपल कर लें, फिर आप उसको 4 टाइम कर लें, तो अगर ऐसे इंडिविजुअल बनेगा तो वो क्या होगा, ऑटो पोलिप्लाइड। और ये इंडिविजुअल कैसा है, एलो पोलिप्लाइड। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इधर से रेफेनस के हैं और इसके ब्रासिका के बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, 18 बी आर बी, यानी कि रेफेनोब्रासिका, जो कि हाइब्रिड बनेगा, स्टेराइल होगा। इसको कोल्चिसिन की ट्रीटमेंट दें और ये बन जाएगा 36 का, और जिसमें 18 जो है वो रेफेनस के हैं क्रोमोसोम और 18 जो है वो ब्रासिका के हैं, लेकिन ओवरऑल ये इंडिविजुअल जो है वो फर्टाइल हो जाएगा। जी बेटा, मैम यहाँ ये तक कोई हेलो क्वेश्चन? पॉलीप्लाइड बनाने के लिए हमें जो 2 स्पीशीज चाहिए, एक स्पीशीज के 2 चाहिए? एक ही स्पीशी के 2 मेंबर नहीं बेटा, एक ही जीनस में से 2 रिलेटेड स्पीशीज। ओके मैम। फर्स्ट चॉइस यही होती है कि एक ही जीनस के स्पीशीज ले, लेकिन सम टाइम आप कुछ जीनस भी तो आपस में क्लोजली रिलेटेड होती है ना, उनकी स्पीशीज भी ले लेते हैं, लेकिन ओके वो हर मैम। एक के लिए नहीं होता। मतलब मैंने आपको बताया ना, क्लोजली रिलेटेड उनका होना जरूरी है। ओके मैम, मैम जब एक ही ये जानस में से स्पीशीज लेते हैं 2। हम्म ओके मैम।
मैम जब ये बेनिफिट ही नहीं तो मैम इसको फर्टाइल करने का फायदा यानी सीड्स नहीं, प्रोड्यूस्ड। वो तो फर्टाइल करने का फायदा नहीं है, लेकिन आपको एक सैंपल समझानी है ना। अब उन्होंने तो उसको मतलब फर्टाइल करके ही पता चलना था ना कि इसका क्या आगे सीड कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब अब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको एंड तक तो बंदा ले जा ही सकता है ना। वो पता तो हमें चल गया, जब वो फर्स्ट टाइम ग्रो किया होगा तो पता चल गया होगा कि सीड वैसे नहीं है। मैंने आपको कहा ये फ्लॉप एक्सपेरिमेंट है, लेकिन फ्लॉप होने के बावजूद इससे हमें मतलब अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी डेवलप हो जाती है एलोपोलिप्लाइडी की। ओके मैम। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ पोलिप्लाइडी, और मेरे ख्याल है इसी पे मैं आपका एंड कर दूंगी। एक ही बस इसी से रिलेटेड एक और जो है वो स्लाइड है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारी जो ट्रिटिकम है, जिसको हम ब्रेड वीट भी बोलते हैं, दिस वन इज हेक्सापोलिप्लाइड। अच्छा, अब इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हेक्सापोलिप्लाइड तो जरूर है, लेकिन ये ऑटोपोलिप्लाइड नहीं है, ये एलोपोलिप्लाइड है। ठीक है, मतलब इसके बारे में भी साइंटिस्ट का ख्याल है कि एक्चुअली ये एक ही तरह की वीट नहीं है कि जो ग्रो कर करके तो इस टाइम पे ट्रिटिकम बनी है, बल्कि ये जो ट्रिटिकम है ये डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उनके क्रोमोसोम का मिक्सचर है। ठीक है, और वो उनको फिर कैसे पता चला, फिर इसके बारे में प्रॉपर इसकी जो है वो जब स्टडी की गई तो इसके बारे में देखा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली वीट थी ना, वो 14 क्रोमोसोम की थी। 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उसमें, और उसका नाम था ट्रिटिकम मोनोकम। ठीक है, और फिर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुई वो हुई है वाइल्ड ट्रिटिकम से, उसके भी 14 क्रोमोसोम थे। अब इसका जो हाइब्रिड बना वो 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बना, लेकिन उस 14 में 7 वाइल्ड ट्रिटिकम के थे और 7 जो है वो ट्रिटिकम मोनोकम के थे। ठीक है, अब फिर इसको क्या किया दूसरी स्टेज पे, इसको जैसे अभी हमने किया है कि दूसरी स्टेज पे हमने क्या किया, इसको हमने डबल कर लिया ताकि ये फर्टाइल हो सके। जब इसको डबल किया तो उससे बनने वाली जो वीट थी उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम टर्जिडम। ट्रिटिकम टर्जिडम जो है ये 28 क्रोमोसोम्स की है, और इसको एमर वीट भी कहते हैं, एम्बर वीट। ठीक है, अच्छा, ट्रिटिकम टर्जिडम ने अगेन हाइब्रिड बनाया है ट्रिटिकम ट्यूसाई से, और ट्यूसाई जो है ये भी वाइल्ड टाइप की ट्रिटिकम है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, और ये भी 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की है। ठीक है, और इन दोनों ने जब आपस में हाइब्रिड बनाया तो वी गेट अ स्पिराइल टाइप ऑफ ट्रिटिकम, जिसके अंदर जो है क्योंकि ये 28 की थी तो यहाँ से कितनी आने हैं 14, और ये कितनी थी 14 की तो यहाँ से कितनी आने 7, तो ओवरऑल इसका नंबर कितना हो गया 21। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि एक तो और नंबर की जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं करती, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो आगे ग्रो नहीं कर सकती। तो 21 को फिर कोल्चिसिन की या सेल्फ फर्टिलाइजेशन से इसको ट्रीट किया गया और उसको डबल किया गया, और अब जो हमारे पास ट्रिटिकम एस्टिवम जो मौजूद है, तो एक्चुअली इसके पास वैसे तो ये 42 क्रोमोसोम्स मुश्तमिल है, लेकिन उस 42 में से 3 डिफरेंट टाइप के आप कहने के जो क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ए बी बी और डी टाइप के 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक्चुअली है, तो वैसे ये 6 सेट्स इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन वो 6 सेट्स जो हैं उनको भी अगर आप फर्दर स्टडी करें तो वो 3 डिफरेंट तरह की क्रॉप्स से वो जो है वो डिराइव हुए हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं 3 डिफरेंट कौन सी है, एक है ट्रिटिकम मोनोकम, दूसरी है वाइल्ड ट्रिटिकम, और तीसरी ये है ट्यूसाई, क्योंकि ये तो इन्हीं का हाइब्रिड है ना, ये जो है टर्जिडम तो इन्हीं का हाइब्रिड है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ए बी बी और तीसरी ये ट्यूसाई जो वाइल्ड टाइप है, तो ये इन तीनों का मिक्सचर है जो करंट ट्रिटिकम एस्टिवम हम यूज कर रहे हैं। जी बेटा, और इसी तरीके से ऑटोपोलिप्लाइडी की मैंने आपको बताया था कि इसके जरिए आप साइज को बिगर कर सकते हैं, तो ये स्ट्रॉबेरीज की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। तो वाइल्ड टाइप की नॉर्मल स्ट्रॉबेरी और पोलिप्लाइड स्ट्रॉबेरी का साइज जो है वो मच बिगर होता है एज कम्पेयर टू द वाइल्ड टाइप डिप्लॉयड नंबर ऑफ इट्स नॉर्मल जो डिप्लॉयड नंबर है उससे। और ये बेटा एक कुछ लिस्ट है जिसमें आपको बताया हुआ है कि कौन से प्लांट्स हैं, उनका प्लाइडी नंबर क्या है, और उनको आप जो है वो उनकी प्रोपगेशन यानी उनको कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं। तो मेजर कंसर्न जो इस टेबल को देने का है वो यही है, प्लाइडी नंबर और नेम ऑफ द प्लांट, क्योंकि मेरा कंसर्न तो इसी से है। अब आपने आगे उसको ग्रो कैसे करवाना है ये मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक का कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो जैसे मेज जो है वो डिप्लॉयड है और एक्चुअली उसके अंदर 2x नंबर जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, x नंबर जो है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि उसका जो मोनोप्लाइड नंबर था वो क्या था।
ठीक है, मोनोप्लाइड नंबर जो है वो क्या है, मोनोप्लाइड और हैप्लॉइड नंबर में डिफरेंस है। डू यू नो अबाउट दिस कि मोनोप्लाइड और हैप्लॉइड नंबर में क्या डिफरेंस है? क्या एक ही चीज नहीं है? जी बेटा। मैम मोनोप्लाइड में तो सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं ना होगा, मतलब और इसमें मतलब काया नहीं सारे नहीं होंगे, नहीं 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 होगा। नहीं नहीं हैप्लॉइड नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वापस इधर आ जाए वीक पे। राइट नाउ मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिटिकम एस्टिवम कितनी क्रोमोसोम्स पे मुश्तमिल है? कोई भी बोले। 42 ये मैम। लिखा भी मैंने। कितने पे 42। मुश्तमिल है? 42। अगर मैं कहूँ कि ट्रिटिकम एस्टिवम का हैप्लॉइड नंबर क्या है, एन नंबर क्या है, क्या कहोगे? 21। 21। और हैप्लॉइड नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, एन है ना? से मैम। यस मैम। और डिप्लॉइड नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से। 2n से। ठीक है, तो इसका n नंबर है 21, इसका डिप्लॉयड नंबर है 2n नंबर है 42, और इसका जो मोनोप्लॉयड नंबर है x, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, वो है जिसका ये मल्टीपल है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ये हेक्साप्लॉइड है। क्या बताया मैंने? हेक्सा। हेक्साप्लॉइड है। तो अगर 42 को आप, हेक्सा है, 6 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 7। 7। हाँ जी, तो 7 इसका मोनोप्लाइड नंबर है, क्योंकि 7 जो है वो 6 टाइम इसमें मौजूद है, तभी तो हम इसको हेक्साप्लाइड बोल रहे हैं ना। गेटिंग माय पॉइंट? मैम प्लीज यस यस रिपीट मैम। मैम, कर इसी दें। तरह हम मोनोप्लाइड नंबर यस, फाइंड करेंगे। हाँ जी, अगर हम एलोपोलिप्लाइड कहेंगे ना, अगर तो ऑटोपोलिप्लाइड है फिर तो बेटा कोई मसला ही नहीं है, फिर उसमें मोनोप्लाइड हैप्लॉइड नंबर, वैसे उसमें भी हम कर सकते हैं कि जितनी दफा वो रेप्लिकेट हुआ है तो वो उसको मोनोप्लाइड नंबर हो जाएगा। मतलब मोनोप्लाइड उसका वो बेसिक सेट है जो कि डबल ट्रिपल या टेट्रा टाइम होके तो उसने करंट प्लाइडी उसकी दी है। ठीक है, वो उसका मोनोप्लाइड नंबर है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। और हैप्लॉइड नंबर इज सिंपली जितना भी उसके पास क्रोमोसोम है उसको हाफ कर दे, वो उसका हैप्लॉइड नंबर है। और डिप्लॉइड नंबर तो फिर आप पता ही है, एन का डबल 2n। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? हेलो। यस सॉरी मैम। सर, आप एक बार दोबारा अच्छा बता दें। अच्छा, मैं ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल देती हूँ। ह्यूमन बीइंग का 2n नंबर क्या है? 46। 46। अच्छा, उसका एन नंबर क्या है? 23। 23। अब हमें हमें तो पता है कि ह्यूमन बीइंग तो किसी और से तो बने नहीं है। ठीक है, तो इसका मोनोप्लाइड और हैप्लॉइड नंबर सेम होगा, एंड दैट इज 23। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, लेकिन अगर अगर खुदा ना खास्ता 46 ना होता, कोई हम ऐसा होता कि कोई इसका जो आप कह लें कि जो इसका हाफ होता वो भी इवन नंबर में आता। ठीक है, और वो किसी और से डिराइव्ड होके मतलब ये 23 में से किसी और इंडिविजुअल से ये डिराइव्ड होके बनता 23 नंबर, तो फिर उसका बेसिक नंबर जो है उसको हमने कहना था कि वो उसका मोनोप्लाइड है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये डिप्लॉयड ही है, ये ऐसे ही प्रोड्यूस हुए, तो इनका मोनोप्लाइड और हैप्लॉइड नंबर सेम हो जाएगा। अच्छा, अब एक टेट्राप्लाइड क्रॉप है। अच्छा, आपको दो ही चीजें चाहिए मोनोप्लाइड नंबर को मालूम करने के लिए। एक तो ये कि उसका प्लाइडी नंबर इस टाइम पे क्या है, ठीक है, तो और दूसरा उसका टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो आप आराम से उसका मोनोप्लाइड नंबर मालूम कर सकते हैं। अगर मैं रैंडम भी आपसे बात करूं, रैंडम में कहूं कि किसी का कितना है 56 है, ठीक है, और मैं कहूँ कि उसका मतलब करंट क्रोमोसोम के नंबर जो है वो 56 है, और उसका जो उसका आप कह लें कि प्लाइडी है वो टेट्राप्लाइड है, तो 56 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मोनोप्लाइड नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस मैम। हाँ मैम जी, समझ किसी आ और? गया, आप प्लीज इसको एक दफा प्रैक्टिस करा दें, कोई एक एग्जांपल दें, हम करके बताते हैं। मैं एक बता दें, नहीं समझ आ रही। किसकी एग्जांपल दे दूं, समझा दूं? मैम आपने अभी बताया है ना कि प्लाइडी नंबर टेट्राप्लाइड है और करंट क्रोमोसोम नंबर, तो आप अच्छा, कोई वैल्यू दे दें हमें कि ये हम देखो भी ले लो करेंगे। वैल्यू, शुगर केन है वो ऑक्टाप्लाइड होती है, शुगर केन। ठीक है,
शुगर केन ऑक्टाप्लाइड है। अब वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा लेकिन आप मुझे बताएं, शुगर केन मैं कह रही हूँ कि ये ऑक्टाप्लाइड है, ठीक है। अच्छा, अब ये शुगर केन का डिप्लॉयड नंबर क्या है? 80 मैम। 80। इसका हेप्लॉयड नंबर क्या है? हाफ 40। कर दें, 40। 40 ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये ऑक्टाप्लाइड है, कितनी दफा डबल हुई हुई है? 8 टाइम 8 टाइम्स। अब ये तो आप कह रहे हैं ना 8 टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इसका मोनोप्लाइड नंबर बता दें तो आप क्या करेंगे? 80 को देंगे 10 80 को 8 जी वालेकुम सलाम। 80 को आप सिंपली डिवाइड कर देंगे उसके पलाइडी नंबर से। कितना? ऑक्टो का है ना, ऑक्टेन, मैम ऑक्टो। हाँ, उसका क्या मतलब होता है? 8 8 तो मोनोप्लाइड नंबर 10। हाँ, उसका मोनोप्लाइड नंबर आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम यस मैम एक मिनट है मम्मी, एक मिनट। ओके बेटा, फिर मेरा ख्याल है कि काफी है। यस मैम। यस मैम मैम एक क्वेश्चन पूछना है। मैम एक क्वेश्चन। अच्छा, 1 मिनट है, फिर मैंने जरा इसको बंद कर दूं, फिर आप पूछिएगा। वेट, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा बेटा।